अगर मुझे कहना हो अब जो है सो है, यानी जो भी सिचुएशन है उसको हम बदल नहीं सकते, तो आप कहेंगे इट इज़ वट इट इज़। जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम, अब मैं जो हूँ सो हूँ, यानी मुझे आप बदल नहीं सकते, तो आई एम वट आई एम। आप जैसे हो वैसे हो, यू आर वट यू आर। कई बार आपने सुना होगा जब लोग कहते हैं कि इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है, तो इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट्स देयर टू बी सैड अबाउट। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पर आप लोगों से कहते हैं कि जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता इस बारे में, वैसे मुझे भी कुछ नहीं पता, यानी जितना आप जानते हो इस बारे में उतना ही मैं भी जानता हूं इस बारे में। तो वहां पर आप इंग्लिश में कह सकते हैं योर गेस इज एज गुड एज माइन। अगर आपको कहना हो कि मैं चल नहीं सकता, भागना तो बहुत दूर की बात है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई कांट वॉक लेट अलोन रनिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो ढंग से देख नहीं सकता, शिकार करना तो बहुत दूर की बात है। ही कांट सी प्रॉपरली लेट अलोन हंटिंग। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने को हम कहते हैं लूज टंग। एग्जाम्पल लेते हैं, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है, शी हैज़ अ लूज टंग। एक एग्जाम्पल आपके लिए, मैं बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलता हूँ। लिप सर्विस का मतलब होता है कि आप किसी भी इंसान को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए, यानी ऊपरी मन से आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि ये तो सिर्फ बोलने के लिए है, तो मैं कहूंगा इट इज मेंट फॉर लिप सर्विस। एक और सेंटेंस लेते हैं, तुम सिर्फ बोलने के लिए मेरे साथ हो, यू ओनली पे लिप सर्विस टू मी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ये मत करो, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स या सेवरल टाइम्स नॉट टू डू दिस। एक सेंटेंस आपके लिए, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ये मत बोलो। फर्क नहीं पड़ता तुम कितने बहादुर हो, नो मैटर हाउ ब्रेव यू आर। फर्क नहीं पड़ता वो कितना अमीर है, नो मैटर हाउ रिच ही इज। एक सेंटेंस आपके लिए, फर्क नहीं पड़ता आप कितने होशियार हो। डींगे मारना, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं बीट अराउंड द बुश। डींगे मत मारो, डोंट बीट अराउंड द बुश। वो डींगे मारता है, ही बीट्स अराउंड द बुश। जब कोई आपसे कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, आई डिड दिस आई डिड दैट, तो आप कहते हैं कि तूने कौन सा तीर मार दिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट डिड यू अकम्प्लिश। मुझे पता है, आई नो। मुझे अच्छे से पता है, आई नो वेरी वेल। मुझे सारी खबर है, यानी मुझे सारी अंदर और बाहर की खबर है, तो यहाँ कहेंगे हम आई नो ऑल इन्स एंड आउट्स। क्या आप मुझसे नाराज हो, आर यू अपसेट विद मी। क्या आप मुझसे गुस्सा हो, आर यू एंग्री विद मी। अगर नहीं तो इतना भाव क्यों खा रहे हो, इफ नॉट सो वाई आर यू इन एयर्स। जब भी आप किसी से बात करते हो और वो इंसान आपको रूडली या एटीट्यूड में आंसर करता है, तो आप उसे कहते हैं ज़्यादा चर्बी चढ़ी है क्या। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यू आर बीइंग अ स्मार्ट माउथ। अगर आप गूगल करेंगे तो देखेंगे कि फिश नाउन का अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके एंड में ईएस लगता भी है और नहीं भी लगता है। दोनों ही कंडीशन हमारी करेक्ट है, लेकिन छोटा सा जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो ये है कि एक फिश को अगर आप बहुत सारी फिश बनाते हो तो वहां पर ईएस तभी लगेगा जब वो सारी फिशेस अलग अलग कैटेगरी की होंगी, यानी अलग अलग ब्रीड की होंगी। अगर बहुत सारी फिश हैं और वो सारी की सारी सेम ब्रीड की हैं, तो आप सिर्फ उसको फिश बोलेंगे, फिशेस नहीं बोलेंगे। कौन और कौन कौन, इन दोनों के अलग अलग इंग्लिश मीनिंग होते हैं। कौन का मतलब हुआ हु, और कौन कौन का मतलब हुआ हु ऑल। कौन आया, हु केम। कौन कौन आया, हु ऑल केम। कौन बोलता है, हु स्पीक्स। कौन कौन बोलता है, हु ऑल स्पीक। हेलो, हाँ जी बोलो, सुनो क्या मेरी काट दिया। औरतों को समझ पाना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि असंभव भी है। इट्स नॉट ओनली हार्ड बट ऑल्सो इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड वुमेन। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? डू यू थिंक सो? जब कोई आपको चैलेंज देता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, यू कांट डू एनीथिंग, तो आप उसको कहते हो कि तुम्हें पता नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। यू डोंट नो वट आई एम कैपेबल ऑफ। मरना मतलब डाई, मारना मतलब या तो आप कह सकते हैं किल या किल टू डेथ। लेकिन अगर किसी का वध करते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए किया जाता है, जैसे भगवान करते थे, उसको हम कहते हैं स्ले। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। क्या यहाँ बारिश होती है? डज इट रेन हियर। बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। पता होना और पता चल जाना, दोनों के लिए हम अलग अलग वर्ब यूज़ करते हैं। पता होना मतलब होता है नो, मुझे पता है, आई नो। मुझे पता चल जाता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट टू नो। अब यहाँ हम बोलेंगे मुझे पता चल जाता है, आई गेट टू नो। तो पता होना नो और पता चल जाना गेट टू नो। हर रोज की कहानी,
एवरीडे स्टोरी, ये तुम्हारी हर रोज़ की कहानी है। दिस इज़ योर एवरीडे स्टोरी। क्या आपकी भी कोई हर रोज़ की कहानी है? डू यू हैव एनी एवरीडे स्टोरी? समझना और समझाना दोनों के लिए हम अलग वर्ब का यूज़ करते हैं। समझना होता है अंडरस्टैंड, जैसे मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। समझाने के लिए हम यूज़ करते हैं मेक अंडरस्टैंड। मेक यहाँ पर हमारा एक पॉजिटिव वर्ब का काम करता है, तो समझाने के लिए हमारा बन गया मेक अंडरस्टैंड। मैं आपको समझा सकता हूँ, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेक अंडरस्टैंड के साथ में अगर कभी भी आपका कोई ऑब्जेक्टिव आता है तो मेक और अंडरस्टैंड के बीच में वो ऑब्जेक्टिव लगेगा, जैसे मैंने इसमें किया था, आई मेक यू अंडरस्टैंड। डू यू गाइज नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दिस वर्ड इज subtle, not subtle, and the meaning of this word is very clever and indirect method to achieve something. For more English videos, do follow me and like this video. कहते हैं कि किस्मत का लिखा कोई बदल नहीं सकता, यानी जो आपकी किस्मत में होना है वो होकर ही रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। इस प्रोवर्ब को हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज लोटेड कांट बी ब्लोटेड। क्या आप इस चीज में विश्वास करते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। सोचना थिंक, ज़्यादा सोचना ओवर थिंक। मेरी मम्मी मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं। माई मदर ओवर थिंक्स अबाउट मी। क्या आपकी मदर भी आपके बारे में ज़्यादा सोचती हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने वादा किया था कि मैं रोज़ वीडियो पोस्ट करूँगा। आई प्रॉमिस्ड दैट आई वुड पोस्ट वीडियो रेगुलरली। मैंने जो कहा वो किया। आई वॉज ट्रू टू माई वर्ड्स। आइए आज हम सीखते हैं कुछ कॉमन हिंदी के सेंटेंसेस इंग्लिश में। कैसे कहूँ, हाउ शुड आई से, क्या करना है, व्हाट टू डू। मैं जानता हूँ आप मानोगे नहीं, आई नो यू वॉन्ट बी एग्री। अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश में कभी भी कहना हो कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आप सिंपली कह सकते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। लेकिन एडवांस्ड इंग्लिश में अगर आपको कहना हो तो आप कहेंगे दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको कहना हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, यानी मेरी सिंगिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एडवांस इंग्लिश में आप कहेंगे सिंगिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। आइए कुछ शांति से रिलेटेड वर्ड मीनिंग सीखते हैं। पीस का मतलब होता है शांति, काम का मतलब होता है शांत, साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी, और साइलेंट का मतलब होता है चुप, लल का मतलब होता है खामोशी, और पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब होता है सन्नाटा। आज हम बात करने वाले हैं शरीर और शरीर के अंगों के साथ होने वाली गंदगी की। शरीर की गंदगी को हम कहते हैं बॉडी क्रीम, कान की गंदगी को हम कहते हैं ईयरवैक्स या आप कह सकते हैं ईयर माइट्स, आँख के कीचड़ को हम बोलते हैं आई बुगर या आप कह सकते हैं आई मड, और नाक की गंदगी को हम कहते हैं नेसल डर्ट। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट लाइंग। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, यू आर द ऑल आई हैव। कुछ तो गड़बड़ है, यानी दाल में कुछ तो काला है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं समथिंग इज फिशी। पूरी दाल ही काली है, यानी पूरी गड़बड़ ही गड़बड़ है, इसको आप कह सकते हैं एवरीथिंग इज फिशी। बहुत समय बर्बाद कर लिया मैंने, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। आई हैव वेस्टेड इनफ टाइम, नाउ नोबडी कैन स्टॉप मी। अक्सर लोग इस सेंटेंस को बनाने में गलती करते हैं। पुलिस आ रही है, पुलिस इज कमिंग गलत है, पुलिस आर कमिंग सही है। तो आगे से आप इस गलती को करने से बचें। मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मुझे मालूम है, मुझे आता है। इन चारों सेंटेंस के लिए हम इंग्लिश में एक ही सेंटेंस यूज कर सकते हैं, वो है आई नो। इंग्लिश वर्ड ऑफ द डे, बैकहैंड, विच मीन्स टू शो समबडी विद द मूवमेंट ऑफ योर फिंगर और हैंड दैट यू वांट हिम और हर क्लोजर। इट मीन्स इशारा करके उंगली से या हाथ से किसी को अपने पास बुलाना। द वर्ड इज बैकहैंड। आइए कुछ यूजफुल वर्ड मीनिंग सीखते हैं। चुटकी बजाना, स्नैप द फिंगर्स। उंगलियां चटकाना, क्रैक फिंगर्स। यहाँ से चटकाना, क्रैक नकल्स। उबासी लेना, यॉन। अंगड़ाई लेना, स्ट्रेच द बॉडी। आंखों से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग इंग्लिश में सीखते हैं। आंख मारने को हम बोलते हैं विंक, पलक झपकने को हम बोलते हैं ब्लिंक, झपकी लेने को हम बोलते हैं नैप, आंख का फड़कना उसको हम बोलते हैं पाल्पिटेट, और नैन मटक्का यानी आंखों से इशारा करना उसको हम कहते हैं ऑगल। Often we get confused how to pronounce this word. Indians pronounce it floor, Britishers pronounce it flower, and American pronounce it flower. So in case if you say floor,
flower or flower, all are correct. So don't worry about it. एक होता है कंजूस, उसको हम बोलते हैं माइजर, और एक इसका भी बाप होता है यानी कंजूस मक्खी चूस, उसको हम बोलते हैं स्टिंगी। और एक इंसान जो अपने इमोशंस किसी को नहीं बताता है, अपने इमोशंस खुल के नहीं दिखा पाता है, उसको हम बोलते हैं इमोशनल माइजर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम टेस्टी डिशेस नेम इन इंग्लिश। सूजी को हम इंग्लिश में कहते हैं सेमोलिना, सेवैया को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्म्यूसली, ओट्स जो खुद भी एक इंग्लिश का वर्ड है, इसका दूसरे शब्दों में हम इंग्लिश में कहते हैं म्यूसली, दलिए को इंग्लिश में हम कहते हैं पॉरिज, और हलवा कोई भी हलवा हो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पुडिंग। नाउ यू गाइस टेल मी विच डिश यू लाइक मोस्ट। समय से थोड़ा पहले आना, बी इन टाइम। एकदम समय पर आना, बी ऑन टाइम। बहुत समय हो लेकिन करने को कुछ ना हो तो उसको कहते हैं किल टाइम। जैसे मेरे पास बहुत समय है लेकिन करने को कुछ नहीं है तो मैं कहूँगा आई हैव किल टाइम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करते रहिए। Hey guys, today I'm not going to teach you any English word or English sentence, but yes, you will learn something very interesting about English. Do you know who is the father of English literature? He is Geoffrey Chaucer. For more English tips, keep following me. Phrasal verb look for और look after का डिफरेंस सीखते हैं। Look for का मतलब होता है सर्च यानी ढूंढना। मैं एक कुर्सी ढूंढ रहा हूं, I am looking for a chair. लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर यानी देखभाल करना। मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकता हूं, आई कैन टेक केयर ऑफ माई फैमिली। आस्क का मतलब पूछना या कहना। कंफ्यूज हो गए? सिंपल इसका मतलब तो पूछना है, ये आप लोगों को पता ही है। मुझसे कुछ भी पूछ लो, आस्क मी एनीथिंग। मैंने उससे पेन के लिए पूछा, आई आस्क्ड हिम फॉर अ पेन। लेकिन जब आप किसी इंसान को किसी एक्शन करने के लिए पूछते हो, जैसे मैंने उसे खेलने के लिए पूछा यानी मैंने उसे खेलने के लिए कहा, तो आई आस्क्ड हिम टू प्ले। मैं आपकी बात से सहमत हूं, आई एम एग्री विद यू, गलत। आई एग्री विद यू, राइट। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, आई एम नॉट एग्री विद यू, गलत। आई डोंट एग्री विद यू, राइट। कॉमन इंग्लिश एरर, जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज स्मॉल, ये गलत है। करेक्ट बनेगा इसका व्हेन आई वॉज यंग। जब मैं छोटा बच्चा था, व्हेन आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, गलत। व्हेन आई वॉज अ ग्रोइंग चाइल्ड, ये करेक्ट है। भंडारे को इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक फीस्ट। आज लोग जगह जगह पर भंडारा कर रहे हैं। टुडे पीपल आर ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक फीस्ट एवरीवेयर। आपको भंडारे में क्या खाना पसंद है? व्हाट डू यू लाइक ईटिंग मोस्ट इन पब्लिक फीस्ट? मुझे कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइए। खाने की चीज़ों की कुछ स्टेजेस की हम बात कर लेते हैं, उनकी कंडीशन क्या क्या हो जाती है। फ्रेश को हम बोलते हैं ताज़ा, स्टेल का मतलब होता है बासी, रॉ का मतलब होता है कच्चा, राइप का मतलब होता है पका हुआ, सॉबी का मतलब होता है सिला हुआ, और रॉटन का मतलब होता है सड़ा हुआ। नाउ राइट सम एग्जांपल्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कभी कहना हो कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, तो आई एम सिटिंग ऑन द चेयर या आई एम सिटिंग इन द चेयर, ये कौन सा सही होगा और कहाँ पर होगा? अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं और उसमें आर्म रेस्ट हैं तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे सिटिंग इन द चेयर, क्योंकि आप दोनों तरफ से कवर हैं। और अगर आर्म्स नहीं होती हैं और आप सिंपल किसी भी चेयर पे बैठे हैं तो वहाँ पर आप कहेंगे सिटिंग ऑन द चेयर। ये डिफरेंस क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ आगे से आप ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आपको कभी बोलना हो कि मेरी शादी एक टीचर से हुई है, आई एम मैरिड टू अ टीचर या आई एम मैरिड विद अ टीचर, जो करेक्ट है वो है मैरिड टू अ टीचर, क्योंकि जब भी आप किसी के साथ शादी करते हैं तो वहां पर आपको मैरिड के साथ टू का यूज करना है, विद का यूज नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो फॉलो इंग्लिश विद जस्सी। कभी अगर आपको बोलना पड़े कि मैं हॉस्पिटल में हूं, तो इसके लिए आप दो तरीके से बोल सकते हैं, आई एम इन द हॉस्पिटल या आई एम एट द हॉस्पिटल। डिफरेंस सिर्फ ये है कि आई एम इन दी हॉस्पिटल का मतलब ये है कि आप पेशेंट है और हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। अगर आप कहते हैं कि आई एम एट दी हॉस्पिटल, तो हो सकता है आप एक विजिटर हो जो किसी पेशेंट से मिलने गए हों या आप किसी काम से हॉस्पिटल पर गए हों। तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, उसके लिए इन द हॉस्पिटल और एट दी हॉस्पिटल का सिंपल सा यही डिफरेंस है। आटा छानने से लेकर रोटी बनाने तक के प्रोसेस को इंग्लिश में सीखते हैं। आटा छानने को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिफ्ट। जैसे मैं आटा छान रहा हूँ, आई एम सिफ्टिंग द फ्लोर।
आटा गूंदने को हम बोलते हैं निड, जैसे मैं आटा गूंद रहा हूँ, आई एम नीडिंग द फ्लोर। गूंदे हुए आटे को हम बोलते हैं डो, और उसकी लोई यानी उसकी बॉल्स बनाने को हम बोलते हैं मेकिंग बॉल्स। जैसे मैं गूंदे हुए आटे की लोई बना रहा हूँ तो आई एम मेकिंग डो बॉल्स। रोटी बेलने को हम बोलते हैं रोल आउट, जैसे मैं रोटी बेल रहा हूँ, आई एम रोलिंग आउट द चपाती। रोटी सेकने को हम बोलते हैं बेक, जैसे मैं रोटी सेक रहा हूँ, आई एम बेकिंग द चपाती। रोटी को पलटने को हम बोलते हैं फ्लिप द चपाती, जैसे मैं रोटी पलट रहा हूँ, पलट के सेक रहा हूँ, तो आई एम फ्लिपिंग द चपाती। What is the most difficult thing you find in learning English? Write your genuine problem in the comment section to get solution. I am here for you. मेरे दांत में दर्द है। आई हैव अ टूथ एग। आपके दांत आ रहे हैं। यू आर टीथिंग। मेरे बच्चे के दूध के दांत टूट रहे हैं। माई चाइल्ड इज शेडिंग हिज मिल्की और प्राइमरी टीथ। मुझे करना है। आई हैव टू डू। मुझे पूछना है। आई हैव टू आस्क। मुझे जाना है। आई हैव टू गो। ऐसे काम जिसमें आपको लगता है कि ये आपकी ज़रूरत है, ये आपकी एक मजबूरी है, वहाँ पर आप हैव टू का यूज़ करते हैं अपने सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ। अब एक सेंटेंस आपके लिए, मुझे ये वीडियो लाइक करनी है। कोई भी काम आपको करना था या करना पड़ा या करना पड़ता था जिसमें आपकी अपनी मजबूरी या किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत छुपी हो, वहाँ पर हम हैड टू का यूज़ करते हैं सभी सब्जेक्ट्स के साथ, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर प्लूरल के साथ आपका हैड टू ही लगेगा और साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मुझे पूछना था, आई हैड टू आस्क। मुझे ये वीडियो लाइक करनी थी, आई हैड टू लाइक दिस वीडियो। एक सेंटेंस आपके लिए, आपको मेरी वीडियो फॉरवर्ड करनी थी। फ्यूचर में होने वाला कोई भी काम जो आपकी एक मजबूरी बन जाता है या आपके लिए कोई ज़रूरत बन जाता है और वो आपको करना पड़ेगा, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं विल हैव टू का। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव टू यूज़ करो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मुझे ये वीडियो लाइक करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू लाइक दिस वीडियो। मुझे वीडियोस बनानी पड़ेंगी, आई विल हैव टू मेक वीडियोस।